चलिए तो नया सवाल लिखिए। और यही अंतिम सवाल आप लोग कर रहे होंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए। ध्यान देना आप लोग क्या चालाकी किए। हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इतने अच्छे से सीखे कि दोबारा से इंस्टेंटेनियस शब्द में कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं आया। हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो सीखे ही नहीं, बावजूद इसके उसका क्वेश्चन सॉल्व कर। यही बात काम करता है फिजिक्स में। सबसे पहले आप ग्राउंड फ्लोर को इतना मजबूत बनाइए कि 100 मंजिला बिल्डिंग बन जाए उसका, है ना। तो जो एकदम बेसिक बात है उसको एकदम ध्यान से समझने का जरूरत रहता है हमेशा। इसी फिलॉसफी के साथ हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप जानते हैं, अब उसका डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। बात खत्म। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है ये रट लेना आज शाम में, अगर नहीं जानते हो। तेजी से आप क्वेश्चंस करिए, लिखिए सवाल। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज और इक्वेशन देखो, t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 नहीं प्लस 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6। थोड़ा सा अभी भी इसमें चेंज कर रहा हूं, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दिया और ये लिखा हुआ है 6t प्लस 7। हो गया। अब क्वेश्चन में लिखे हैं आप आगे, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। उस वक्त का एक्सेलरेशन बताइए जिस वक्त वेलोसिटी है 0। अच्छा, साइड में कहीं ये लिख दो t ग्रेटर देन 0। ये मान रहे हैं हम लोग, t को आपको ग्रेटर देन 0 मानना है। जरा 1 मिनट रुक जाओ, मैं सवाल को एक बार एक्सप्लेन कर दूं ताकि सभी लोग कर सकें। ये t ग्रेटर देन 0 का मतलब है अगर t के लिए दो आंसर आने लगे, एक -1 और एक +1, तो आप माइनस वाले को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि t को पॉजिटिव ही लेना है। दूसरी बात, मैं उस वक्त एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं जिस वक्त वेलोसिटी है 0। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वेलोसिटी निकालने आपको आता है, डिफरेंशिएशन करना है। एक्सेलरेशन निकालने उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। पता करना है उस वक्त का एक्सेलरेशन जिस वक्त क्या है 0, बोलो वेलोसिटी। सभी करिए खुद से जरा। यही अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन वाला। इसके बाद नया कुछ सीखेंगे। जल्दी करिए सभी भाई, कई लोगों को देख रहा हूं केवल बैठे हुए हैं। मेरे बोर्ड पर सॉल्व कर देने से मुझे समझ में आएगा, आपको नहीं आएगा। t क्यूब बाई 3 डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पाए, हो गया। इस 1/3 को साइड में लिखे रहने दो, 1/3 को साइड में लिखा रहने दो, 3 को उतारो नीचे। dx by dt जिसका की मतलब होता है v, इसको पता करिए कितना आएगा। 1/3 अलग से लिखा हुआ रह जाएगा, t क्यूब का डिफरेंशिएशन बोलो 3t स्क्वायर होगा प्लस नहीं माइनस 5/2 अलग से लिखा हुआ है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2t और माइनस 6t का डिफरेंशिएशन केवल 6। सही किए?
आगे के लिए सीख जाइए, यही तरीका है डिफरेंशिएशन करने का। सही है ये। 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बोलो 7 का डिफरेंशिएशन भी लिखा हुआ है यहां पर, वो 0 हो जाएगा भाई। 7 इंटू टी टू द पावर 0 लिखा है ना, इसका मतलब पिछले क्लास को आप रिवाइज नहीं किया अच्छे से। डिफरेंशिएशन को आपको जानना है अच्छे से पहले। चलो ठीक है, घबराओ मत। ये मैं डिफरेंशिएशन क्या किया हूं, कितने बच्चे नहीं समझ पाए, ईमानदारी से हाथ उठाएं। मुझे फिर से बताने का मन कर रहा है, कोई पूछ नहीं रहे हो, प्लीज पूछो। ठीक है, सभी समझ गए मानता हूं। 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। बनाए? तो कई चीजें कैंसिल हो जाने के बाद यही बचेगा टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 6। मैं मना किया हूं आपस में बात करने से स्ट्रिक्टली, और मैं ये भी बोला हूं कि ये बात नहीं है कि जरा सा बात कर सकते हैं, ये भी नहीं है। अब ये रहा इक्वेशन, इस इक्वेशन को कैसे समझा जाए कि कब 0 होगा, कर पाए हैं? इसको फैक्टराइज कर पाओगे? कितने इसको फैक्टराइज कर लोगे, हाथ उठाओ जरा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बता दीजिए जरा, t के कौन से 2 वैल्यूज होंगे जिसके लिए ये dx by dt 0 हो जाएगा? 3 और 2। आ रहा है आंसर सबका? बैठो, 3 और 2 वाले हाथ उठाइए जरा। अरे डरना क्या इस बात से, बहुत अधिक गलत होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? गलत हुआ 6 और 1 होगा, 6 और माइनस 1 होगा। आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने नहीं आता है, मतलब यहां 2 और 3 तब लिखेंगे जब यहां प्लस लिखा होता है। जो बोल रहा हूं उसको भी सुन लो जरा। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर अगर प्लस लिखा होता तो आप 3 और 2 करते यहां पर, ठीक है? जो जानिए एकदम अच्छे से जानिए, जल्दी करिए लेकिन जल्दबाजी मत करिए। यह लिखा जाएगा माइनस 6t और ये प्लस t। अगर आप माइनस 3t और माइनस 2t लिख के करेंगे तो जरा कॉमन लेके देखिए, कुछ कॉमन आएगा ही, उसमें प्रॉब्लम आने लगेगा प्लस माइनस का। अब उसको जबरदस्ती तुम मैच करा दिए होगे तो बात अलग है, कि मैं ही गलत कर रहा हूं। सही है ना? अब लिखा जाएगा इसको t ब्रैकेट में फिर t माइनस 6 और प्लस 1 t माइनस 6। t माइनस 6 को ही पूरी तरह से कॉमन ले लिया गया, t प्लस 1। अब सवाल में यह कहा गया था कि इसको 0 होना है, बोला था ना कि जब वेलोसिटी 0 है तब का एक्सेलरेशन बताइए। तो इसको 0 करोगे तो 2 आंसर्स आएंगे, कौन कौन से? t का वैल्यू आया -1, t का वैल्यू आया +6। किसको छोड़ दोगे? -1 को छोड़ देंगे क्योंकि सवाल में लिखा गया था ऐसा। समझ गए? तो कब एक्सेलरेशन निकालने कहा गया सवाल में? 6 सेकंड। सही बोला? यस सर। 6 सेकंड पर ही तो वेलोसिटी 0 है। तो 6 सेकंड पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब क्या करूं? ये जो v निकाला हुआ था उसका भी कर दीजिए। क्या बोलो? इसका क्या करना है? बोलते नहीं हो। dv by dt यानी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये तो 5t लिखा है ना माइनस में, तो एक्सेलरेशन को अगर मैं a लिख रहा हूं तो इसको लिखने का तरीका होगा dv by dt। तुम बोलोगे सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो पढ़ाए नहीं है, ऐसे ही चलती है पढ़ाई, थोड़ा सा बताया जाता है, आगे दिमाग लगाना जाता है। आगे वही पढ़ता है जो बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ हो उसको भी देख ले,
बोलो क्या बोल रही हो? आंसर सब लोग निकाल चुके हो ना? हाँ, टी स्क्वायर माइनस, तो ये 2t माइनस 5। अब जब कभी एक्सेलरेशन पता करना हो, ये तो फॉर्मूला ही निकाल दिया हम लोग। टी का वैल्यू क्या रख दूं? 6। आंसर बना 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन हो किसी को? हाथ उठाएं। नए पेज से नाम लिखो टॉपिक का। स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। टॉपिक का नाम लिखिए स्ट्रेट लाइन मोशन विथ, नहीं रुक जाओ, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म, अभी भी रुके रहो, फिर गलत बोल दिया। अरे इतना सही भी तो बोला, एक बार गलत हो गया दुखी होने लगे। मैं पढ़ाना चाह रहा हूं अब ऐसे टॉपिक को जिसमें कि एक्सेलरेशन रहेगा यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन में बदल रहा था कि नहीं? क्या निकाले थे हम लोग? 5t माइनस 6 निकाले थे ना ऐसा एक्सेलरेशन। तो अलग अलग टी पर अलग अलग है। मैं ऐसे एक्सेलरेशन की अब बात नहीं करना चाहता, मैं ऐसा एक्सेलरेशन समझना चाहता हूं जिसमें कि एक्सेलरेशन रहे फिक्स वैल्यू। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं ना, स्ट्रेट लाइन मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक स्पेशल तरह के मोशन की बात कर रहा हूं जिसमें एक्सेलरेशन फिर से लिखेंगे उसी के बारे में। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। समझ गए? मतलब क्वेश्चन वगैरह ठीक है, लेकिन हम लोग क्या चर्चा करने जा रहे हैं ये समझ गए कि नहीं? एक्सेलरेशन समय के साथ नहीं बदलेगा। चलो मान लेता हूं कि एक्सेलरेशन है ए अगर, ठीक, तो थोड़ा सा मैं एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। एक्सेलरेशन जिसको मैं दिखाया करूंगा ए से, अगर कहीं लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मान लो, सभी ध्यान से देखेंगे, सबके लिए नई बात है ना? और सभी ऐसे पढ़ाई करो जैसे ठीक यही सवाल जो मैं बोलूंगा अभी उसी पर आधारित सवाल हर एग्जाम में पूछा जाए। कुछ इस तरह से ही पढ़ाई करेंगे। एक्सेलरेशन मान लो कहीं पर लिखा हुआ है किसी चीज का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब हुआ 2 मीटर पर सेकेंड दरअसल इसका मतलब हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड का बदलाव आएगा वेलोसिटी में प्रत्येक सेकंड में। मतलब शुरुआत में अगर किसी की वेलोसिटी 0 है और यही एक्सेलरेशन है तो 1 सेकंड में बदलाव आएगा 2 मीटर पर सेकंड का। समझे बात? फिर से इतने से का चेंज आएगा वेलोसिटी में प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितने का चेंज आएगा बोलो वेलोसिटी में? 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में कितने का चेंज आएगा? 4 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में कितने का चेंज आएगा? एक सेकंड में 2 का चेंज आया तो 10 सेकंड में 20 का चेंज आ जाएगा। शुरुआत में कोई 0 वेलोसिटी से जा रहा था अगर, तो 1 सेकंड बाद इसी पार्टिकल की वेलोसिटी हो जानी है 2 मीटर पर सेकंड। एक और सेकंड के बाद इसी की वेलोसिटी हो जानी है 4 मीटर पर सेकंड। 50 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जानी है 100 मीटर पर सेकंड। ऐसे हम लोग समझा करेंगे इस एक्सेलरेशन का मतलब। समझ गए? लिखो क्वेश्चन। हो गया, पढ़ा लिया मैं, अब क्वेश्चन करेंगे। A particle moves with acceleration. A particle moves with acceleration. A particle moves with
एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A particle moves with acceleration 3 meter per second square with initial velocity। initial मतलब होता है शुरुआती, जैसे ये आपका इनिशियल क्लास है, शुरुआती क्लास है, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, विथ इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैं u से दिखाया करूंगा 8 मीटर पर सेकेंड। शुरुआती वेलोसिटी ही 8 मीटर पर सेकेंड है, समझ गए कि नहीं? यस सर। एकदम शुरुआत में जैसे ही पार्टिकल को देखना शुरू किया उसकी वेलोसिटी बताइए 8 मीटर पर सेकेंड। क्या वो कांस्टेंट है वेलोसिटी? नहीं। क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन। समय के बीतने के साथ क्या बदल रहा है, u या फिर a? मतलब वेलोसिटी बदल रहा है। और प्रति सेकंड कितनी मात्रा से बदल रहा है? 3 की मात्रा से बदल रहा है। तो पूछेंगे बता दोगे 1 सेकंड के बाद क्या होगी वेलोसिटी? 8 पहले से है, 3 का चेंज आ जाएगा, 11 हो जाएगा। क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखिए, सवाल का पहला हिस्सा लिखें, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स। इससे सिंपल क्या होगा? फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी पता करें, करना है। कर लिए? यस सर। इतना ही समय था, 2 सेकंड में क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए। बोलो आंसर, बताइए आंसर, करो जल्दी करो। कितना आंसर है? पहले सेकंड में 3 का चेंज, फिर अगले सेकंड में फिर से 3 का चेंज, कुल मिला के कितने का चेंज? 6 का चेंज, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि शुरुआत में 8 मीटर पर सेकंड है और एक एक सेकंड में, इसको ऐसे ही समझा करो तुम, 3 मीटर पर सेकंड तुम ऐसे ही समझा करो, लिखा भले रहे पर सेकंड स्क्वायर। एक एक सेकंड में 3 का चेंज आएगा। अच्छा, अगर माइनस में लिखा होता तो मतलब घट रहा होता, ठीक है ना। तो 1 सेकंड के बाद 8 का 11 हो जाएगा, फिर अगले सेकंड में 11 का 14 हो जाएगा, फिर अगले सेकंड में 14 का 17 हो जाएगा। समझ रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन का? ये चौक को छोड़ देता हूं मैं, देखो इसकी वेलोसिटी लगातार समय के बीतने के साथ बदलते गई, वेलोसिटी बढ़ते चली गई और हर सेकंड में 10-10 का चेंज आता है, वहां उसका नंबर आएगा। अभी फिलहाल यही है। 8 में क्या ऐड किए आप? 6 मीटर पर सेकंड ऐड किए। वो 6 कैसे निकाले? हमने देखा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, गुना कर दिए किससे? बोलो 2 सेकंड से। कुछ गलत? ये कितने नहीं समझ पाए हाथ उठाओ। नहीं बोला था? अच्छा देखिए, ये दरअसल लिखा हुआ है इंक्रीज, कितनी मात्रा में वेलोसिटी बढ़ेगी, ये लिखा हुआ है। अब 1 सेकंड में बढ़ता है 3 से, तो 2 सेकंड में बढ़ेगा कितना से? 6 से बढ़ेगा। वही तो लिखा हूं मैं यहां, बस यूनिट के साथ लिख दिया तो डरने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा और ये साफ लिखा हुआ है 6 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट आएगा, बढ़ोतरी होगी 6 से वेलोसिटी में, और पहले से वेलोसिटी ये लिखी हुई। अब समझे? यही आया फाइनल वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद। और इस आंसर को निकाल लेने के बाद कितना आया आंसर? 14 मीटर पर सेकंड। इस आंसर को निकालने के बाद लिखिए इन जनरल केस, इन जनरल केस, इन जनरल केस, इन जनरल केस
नहीं चला, लेकिन आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। लिख दो। मतलब बताना पड़ेगा एक एक चीज का। टी का मतलब बोलो टाइम, ए का मतलब, यू का मतलब शुरुआती वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी। ये इक्वेशन सबके पास लिखा है। अब तो मैं पूछूंगा 12 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताइए, तो भी बता देंगे आप। अब तो फॉर्मूला हो गया ना, लेकिन फॉर्मूला हो गया इसका मतलब ये नहीं है फॉर्मूला भूल गए तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हम लोग बिना फॉर्मूले के ही पहले क्वेश्चन को समझ लिए, उसके बाद समय मिला तो फॉर्मूला भी सीख लिए। लिखी दो नेक्स्ट पार्ट, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 12 सेकंड। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 12 सेकंड लिखना है आपको, मात्र लिखना है। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 12 सेकंड्स। लिखना समझते हो? लिखना, बोलना नहीं है। आ गया आंसर? कुछ था ही नहीं इसमें। 8 मीटर पर सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगुने बोलो 12 सेकंड्स। आ गया आंसर? 36 यहां पर, 8 यहां पर, 44 आया। 44 मीटर पर सेकंड। अच्छा, कभी क्रिकेट मैच देखे होंगे अगर, तो इधर ध्यान दे दो। अगर आप क्रिकेट मैच देखे होंगे तो आप देखे होंगे ऐसा, उसमें अक्सर एक ग्राफ बनाया जाता है जिसमें दिखाते हैं कि ऐसे करके इंडिया का रन बढ़ रहा है, जैसे जैसे ओवर बढ़ रहा है ऐसे ऐसे इंडिया का रन बढ़ रहा है। देखे होंगे कभी? यहां पर भी तो वैसा ही कुछ है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं? रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। लिखो नेक्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन अ ग्राफ। इन अ ग्राफ, ग्राफ में दर्शाइए कि किस तरह से वेग में बदलाव आ रहा है। वेलोसिटी में आने वाले चेंज को एक ग्राफ में दिखाएं। चलो साथ में करते हैं। इधर देखो, इस तरह से ग्राफ बनता है। यहां पर लिखना पड़ता है कि क्या आपने माना है वाई एक्सिस में, यहां पर मैं वेलोसिटी माना हूं और यहां पर टाइम। आजकल हम लोग एक स्पेशल ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल हम लोग एक स्पेशल ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि ग्राफ ऐसे करके जाए, ठीक है? लेकिन वो ऐसे जा ही नहीं रहा है, वो ऐसे जा रहा है। कौन से ग्राफ की बात कर रहा हूं? अरे कोरोना वायरस के ग्राफ की बात कर रहा हूं। हम लोग चाह रहे हैं ऐसे ना जाए, वो ऐसे जाए, या फिर उससे भी बेहतर ऐसे चला जाए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखना ग्राफ का मतलब फिजिक्स का कोई टॉपिक नहीं होता। ग्राफ केवल चीजों को समझने का एक नजरिया है। बिना नंबर्स का इस्तेमाल किए हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं कि क्या चीज बढ़ रहा है, क्या चीज घट रहा है ना? ग्राफ कोई फिजिक्स का टॉपिक नहीं है। ग्राफ चीजों को समझने का एक तरीका है, और यही काम से, यही ट्रिक से हम लोग वेलोसिटी के बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। तो एकदम शुरुआत का मतलब टाइम t इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 सेकेंड, इसका मतलब 2 सेकेंड, इसका मतलब 3 सेकेंड एंड सो ऑन। 0 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी? पहले सुना जाता है, फिर सोचा जाता है, फिर बोला जाता है। आप ठीक उल्टा करते हैं, पहले बोलते हैं, फिर सुनते हैं, उसके बाद समय मिलता है तो सोच लेते हैं। पहले सुनना है, सोचना है, उसके बाद बोलना। क्या है? शुरुआती वेलोसिटी बोलो 8 मीटर पर सेकेंड। एकदम शुरुआत वाला वेलोसिटी यहां पर 8 है मान लो कहीं, ठीक?
अच्छा 1 सेकंड बीत जाएगा तो भी 8 ही रह जाएगा क्या? अगर मान लो 8 ही रह गया होता वेलोसिटी, अगर 8 रह गया होता वेलोसिटी, तो इसका मतलब ऐसे ग्राफ चला गया होता। समय बीत रहा है बावजूद इस बात के 8 का 8 बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर समय के बीतने के साथ वेलोसिटी में घटोतरी हो रहा होता, घट रहा होता अगर वेलोसिटी, तो पहले 8 बाद में कम ऐसे करके जाता ये ग्राफ। लेकिन ये दोनों ही नहीं हुआ। समय के बीतने के साथ ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और हम लोग दिखाएंगे साफ साफ 1 सेकंड के बाद ये 8 के बजाय 11 हो जाता है ऐसे। फिर 1 और सेकंड के बाद इसमें 3 और का बढ़ोतरी आता है, फिर ये ऐसे जाता है। और फिर से 1 और सेकंड के बाद ये 14 का भी 17 हो जाता है। तो इस तरह से जाता हुआ एक ग्राफ ऐसे आप दिखा दीजिए, यही सही ग्राफ। ये समझे कि नहीं? ऊपर उठे हुए होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी लगातार समय के बीतने के साथ बढ़ रहा है। बच्चों ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। अच्छा इसी ग्राफ में एक और चीज ध्यान से देखना है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अक्सर इसे पढ़ा जाता है जल्दी में वीटी ग्राफ, लेकिन हम लोगों के पास कभी कोई जल्दी रहेगी नहीं। हम लोग पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोले। 8 मीटर पर सेकेंड यहां दिखाया हूं मैं। 1 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये अगर 1 सेकेंड है तो ये 11 मीटर पर सेकेंड है। फिर 1 और सेकेंड बीतता है और वेलोसिटी में फिर से परिवर्तन आता है। फोर्टीन था ना? आगे का आप समझ गए है कि नहीं? इसी ग्राफ में हम लोग एक जबरदस्त चीज सीखेंगे। 2 चीज सीखना है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एक ही चीज सीखेंगे। वो है कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख करके कैसे एक्सेलरेशन बताया जाता है। ध्यान से सीखना सभी, हमेशा के लिए काम देगा। हम लोग ये ग्राफ बना हुआ है सबके पास, है ना? बनाए हो कि नहीं? यहां पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ऐसे कर दूं अगर मैं, और बोलूं कि मान लेते हैं ये है टाइम इंटरवल, ये है है ना टाइम इंटरवल 1 सेकंड से 2 सेकंड तक। इस दौरान आने वाला वेलोसिटी में चेंज यही तो है। ये क्या लिखा हुआ है? ये बदलाव लिखा हुआ है किसमें? वेलोसिटी में। और ये क्या लिखा हुआ है? यहां से लेकर यहां तक चेंज इन टाइम। दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? एक्सेलरेशन, है कि नहीं? इस एंगल को अगर मैं थीटा नाम दे दूं, इसको डेल्टा वी लिख दूं, यानी चेंज इन वेलोसिटी, इसको लिख दूं डेल्टा टी, तो एक्सेलरेशन को समझा जा सकता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और साथ में टैन थीटा। टैन थीटा ही कहलाता है इस लाइन का स्लोप। क्या क्या मैं बोला? ग्राफ बना के हम लोग ग्राफ में इस लाइन की ढलान को देख के, ढलान मतलब जैसे ये है, इसमें कोई ढलान नहीं है। ये टेबल जो बना हुआ है ना, इसमें कोई ढलान नहीं है, लेकिन इसी टेबल को ऐसे तिरछा कर दूं, उसमें ढलान आ जाएगा, उसमें स्लोप आ जाएगा। स्लोप का मतलब होता है ये समतल रेखा से जितना भी एंगल बना रहा है उसका टैन थीटा। ठीक, यहां पर जो लाइन बना हुआ है उससे यही तो एंगल दिखाया हूं मैं, थीटा। ये दिख रहा है थीटा। इस थीटा का टैन थीटा निकालोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। उसी को स्लोप बोल दो। तो ये डायग्राम नया बनाया हुआ होना चाहिए आपके पास। ये नया डायग्राम बनाइए
और साफ साफ लिखिए ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, फिर tan थीटा, और इसी को फिर लिखिए, यही कहलाता है स्लोप। हमने सीखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, थक गए सब? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। जैसा डायग्राम बनाया हो बोर्ड पर वैसा ही डायग्राम आपके पास बना हुआ हो और रट जाओ इस बात को। इसको मैं बोला हूं डेल्टा वी, इसको बोला हूं डेल्टा टी, बाकी सभी इक्वेशन में लिखा हुआ है। अच्छा, कोई जरूरी है क्या कि 1 से लेकर 2 के बीच में ही डेल्टा टी लिया जाए? आप कहीं भी ले लेते सेम थीटा आता ना। अच्छा बताओ, tan थीटा का वैल्यू कितना है? 1 2 3 4 5 में कितना वैल्यू है? 1 2 3 4 5 में कितना आंसर आएगा tan थीटा का वैल्यू इस क्वेश्चन में? सवाल में दिया था ना 3। 1 सेकंड ये है और 3 मीटर पर सेकंड ये है, दोनों को भाग दे दोगे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। हो गया? हमने क्या सीखा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। लिख दो इस बात को तो जरा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, slope of velocity time graph gives acceleration। velocity time graph के slope से पता चलता है acceleration। आगे बढ़े? चलो नया चीज सिखा रहा हूं, लिखने का जरूरत अभी नहीं है, ध्यान से सुनेंगे सब। कठिन है, पूरी ताकत लगा देना समझने के लिए। मुझे पता है आप इधर देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपका दिमाग भी यहीं पर है। हो सकता है आप कुछ और सोच रहे हो, ठीक है? तो ऐसा ना करना, कुछ कठिन बताने जा रहा हूं, पूरा फोकस यहां पर रहे। आपके मन में कोई सवाल अगर आता है तो जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद आप हाथ उठा के पूछेंगे। मान लेते हैं 5 लोग हैं, ये एक पर्सन है, 5 लोग हैं। इसके पास 1 टॉफी है, इसके पास 2 टॉफी है, इसके पास 3 टॉफी, इसके पास 4 टॉफी, इसके पास 5 टॉफी। मेरा सवाल ये, कुल मिला के कितना टॉफी हुआ? कुल मिला के कितना टॉफी हुआ ऐड करना हो अगर, कितना आ जाएगा? 15 ही आएगा ना, कुल मिला के 15 टॉफी। लेकिन इसको जोड़ने का एक नया तरीका भी हो सकता है कि आप ऐसे करके जोड़ दें, और मान लीजिए कि सबके पास 3-3 टॉफी, तो भी आंसर कितना आया? 15। लेकिन सही कौन सा है? ये वाला सही। ऐसे थोड़ी होता है आप सबको 3-3 मान लीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी के पास 1 टॉफी है, आप 2 ज्यादा क्यों मान लीजिएगा? तो मेरा जवाब ये रहेगा, 2 ज्यादा माना हो तो 2 कम भी तो माना हो किसी ना किसी के लिए। समझे लॉजिक? तो बोलोगे सर किसी के पास 2 टॉफी है, आप 3 क्यों मान लिए, 1 ज्यादा क्यों मान लिए? तो किसी ना किसी के लिए 1 कम भी तो माना हो। समझे लॉजिक? यही होता है कंसेप्ट एवरेज का। एवरेज एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसे माना जा सके सबके पास इतना ही है, ताकि टोटल सेम आए। मतलब 1 2 3 4 5 का एवरेज निकालोगे कितना आएगा? 3 आएगा। एवरेज का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसको माना जा सके सबके पास इतना ही है, ताकि आंसर सेम आए। समझ गए सभी? मान लो, अच्छा कोई जरूरी नहीं 1 2 3 4 5 तो मेरे मन में आया मैं बोल दी। 1 2 3 4 5 के बजाय
10 20 30 40 50 भी दे सकता था मैं, ऐसे में 30 30 30 30 मानना पड़ता। अच्छा, ये लॉजिक याद रखना, कहीं कहीं ज्यादा माना हूं तो उतनी ही मात्रा में कहीं ना कहीं कम भी माना हूं, तो बातें बैलेंस्ड है बिल्कुल। और ठीक मिडिल वाले वैल्यू को मैं हर जगह मान लिया हूं कि सेम है। आ जाइए फिजिक्स में, अब चॉकलेट छोड़ के जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें शुरुआत में पार्टिकल 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, 1 सेकंड के बाद पार्टिकल 11 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 14 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं लगा? तो अब कोई भी दिया हुआ टाइम इंटरवल क्यों ना हो, मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 से शुरू करके, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड पर का वेलोसिटी है। मैं अगर तुमसे ये बोलूं कि बताइए टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितनी दूरी तय कर लेगा पार्टिकल, अगर मैं सवाल आपसे ये पूछूं कितनी दूरी तय कर लेगा पार्टिकल, 8 मीटर 1 सेकंड में जा रहा है क्या? नहीं, 8 सेकंड तो शुरुआत में जा रहा है, जैसा ही समय बीता 11 हो गया वेलोसिटी उसका, और कुछ समय बीता 14 हो गया उसका वेलोसिटी। लेकिन बस मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, इस वेलोसिटी को माना जा सकता है जैसे कि पूरे समय के अंतराल के लिए सेम। तुम बोलोगे सर 11 कैसे मान सकते हैं आप, शुरुआत में तो 8 था वेलोसिटी, आप ज्यादा क्यों मानिएगा, हम कभी ना कभी कम भी तो माने। समझे कि नहीं लॉजिक? अगर मैं पूछूं 0 से लेकर 2 सेकंड तक बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लो 11 का फिक्स है वेलोसिटी, 22 आंसर। समझे बात? 2 सेकंड तक के लिए मान लीजिए ठीक बीच वाला वेलोसिटी कांस्टेंट है पूरे टाइम, वही चॉकलेट वाली बात है, ठीक बीच वाले वैल्यू को मैं मान लिया कांस्टेंट पूरे में। अब देखो जादू दिखाता हूं, 8 को 8 मत मानो, इसको u बोल दो, और 14 को 14 मत मानो, u प्लस 80 बोल दो। ये समझे क्या हो गया? ये v है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो सोच के जरा बता पाओगे क्या कि मिडिल वाला वेलोसिटी कितना है, ठीक बीच में वेलोसिटी कितना है? u में क्या ऐड कर दिए ताकि ये बना, u में क्या ऐड कर दिए ताकि फाइनल वेलोसिटी बना? 80। 80 मत ऐड करो, 80/2 ऐड करो, तो बीच वाला वेलोसिटी मिल जाएगा। नहीं समझे बात? ध्यान से सुनोगे तब तो समझोगे। मैं ये बोल रहा हूं कि शुरुआती वेलोसिटी कुछ है, उसमें कुछ जोड़ दिया, फाइनल वेलोसिटी आ गई, तो जो जोड़े हो उसका आधा केवल जोड़ो, तो आप बीच रास्ते में गिरे हुए मिलेंगे। तो यही बस मैं बोला, जैसे आपने क्या किया, 8 माना और ये माना था 14, कितना जोड़े? 6 के बजाय केवल 3 जोड़िएगा तो 11 मिलेगा कि नहीं? यही बस मैं बोल रहा हूं। चलो फॉर्मूले वाले बच्चे देख लें, जिनको फॉर्मूला पसंद आता है, इन दोनों का मीन वैल्यू यानी u प्लस 80 होल डिवाइडेड बाई 2, ये भी देख लो क्या आता है, 2u प्लस 80 होल डिवाइडेड बाई 2 आएगा कि नहीं? इसको फिर से लिखोगे तो ये u प्लस 80/2 है कि नहीं? वही तो मैं बोल रहा हूं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप इसको मान सकते हैं पूरे टाइम के लिए कांस्टेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। देखो ध्यान से, ut प्लस हाफ at² लिखा है, दिखा जादू? इनिशियल वेलोसिटी अगर u मान लिया जाए, फाइनल वेलोसिटी u प्लस 80 है अगर, ठीक मिडिल वाले वैल्यू को आप मान सकते हैं पूरे समय के अंतराल के लिए फिक्स है, कांस्टेंट है। मतलब u हो गया शुरुआती वेलोसिटी, u प्लस 80 हो गया फाइनल वेलोसिटी, मिडिल वाला वेलोसिटी जैसे मर्जी तुमको वैसे निकालो तुम,
तुम दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तुम ये देख लो कि u में 80 ऐड किए हैं तो ये मिला है, 80 मत ऐड करो, 80 का आधा ऐड करो, बीच में गिरे हुए रहोगे, यहां पर रहोगे। तो u प्लस 80/2 ही मिडिल वाला वेलोसिटी है जिसको माना जा सकता है पूरे समय के अंतराल के लिए कांस्टेंट। और u प्लस 80/2 को ब्रैकेट के बाहर t से गुना कर दीजिए, आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इतना सिंपल है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लिखो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। देखें समझे कि नहीं बात। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। जल्दी करो, 10 सेकेंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट पता करें। नहीं कर पाओगे? अरे फिजिक्स कर ही नहीं रहे हैं। फिजिक्स तो शुरू होने में अभी समय है, अभी तैयारी चल रही है फिजिक्स को। चलिए सॉल्व करते हैं। शुरुआती वेलोसिटी बोलो, 8 मीटर पर सेकंड है कि नहीं? कितने सेकंड तक की बात किया हूं मैं, कितने सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए? 10 सेकंड्स, है ना। तो 10 सेकंड के बाद जरा वेलोसिटी बताना। तो वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी पहले जागिए थोड़ा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी दिया है। 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछूंगा, नहीं बता पाओगे? बोलो 38। सुन रहे हो कि नहीं सभी? 38 मीटर पर सेकंड आएगा 10 सेकंड के बाद का वेलोसिटी, 38 मीटर पर सेकंड। लेकिन समझिए बात को, आप आपस में बात बिल्कुल मत करो। मैं फिजिक्स पढ़ा ही नहीं रहा हूं अभी, फिजिक्स का नंबर आएगा और फिजिक्स बहुत ही कठिन है। देखिए ध्यान से, पहले दिन आपको 8 रुपए मिले पॉकेट मनी, अगले दिन आपको 11 रुपए मिले पॉकेट मनी, अगले दिन आपको 14 रुपए मिले पॉकेट मनी। इसी तरह करते करते 10वें दिन आपको, मैं तो यही पढ़ा रहा हूं ना तब से, तो कुल मिला के जोड़ के कितना पॉकेट मनी हो जाएगा आपके पास? आपके पास एक तो उपाय है, सबको जोड़िए, है कि नहीं? या फिर दूसरा उपाय है कि ठीक मिडिल वाला वैल्यू जो कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, जो कुछ भी ठीक मिडिल वाला वैल्यू होगा वही मान लीजिए रोज मिला। मैं बोलूंगा कि जब कम मिला तो ज्यादा क्यों माने? तुम बोलोगे सर जब ज्यादा मिला तो कम भी तो माने, तो सब बैलेंस्ड है। तो वो क्या वैल्यू है जिसको माना जा सकता है कांस्टेंट पूरे समय के अंतराल के दौरान? 8 की 38 दोनों के ठीक बीच वस्तु है। कैसे पता करोगे ठीक बीच? 8 में क्या जोड़े थे? 38 आया, 30, 15 जोड़ो, ठीक बीच वाला मिल जाएगा। या तो ऐसे सोचो, या तो इन दोनों को जोड़ के किससे भाग दे दो? 2 से, सेम आंसर आएगा। बोलो 23 मीटर प्रति सेकंड एक ऐसी वेलोसिटी है जिसको मान सकते हैं आप पूरे समय 10 सेकंड के लिए, बोलो कांस्टेंट। और 10 सेकंड के लिए अगर इस वेलोसिटी को मान लिया जाएगा कांस्टेंट, आंसर आएगा 230 मीटर पर सेकंड। कितने नहीं समझ पाए हाथ उठाओ। कितने नहीं समझ पाए ऐसे हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। कितने समझ गए हाथ उठाओ।
ठीक, चलिए अभी हम लोग जस्ट समझ जाएंगे। आप लिखिए इन जनरल केस, इन जनरल केस। अच्छा, अगर तुम क्लास 11th में होते ना, मैं तुमको ऐसे नहीं बताता, मैं तुमको डिराइव करवाता ताकि स्कूल की परीक्षा में आप लिख सकते, और स्कूल के परीक्षा में जो लोग कॉपी चेक करते वो आपको नंबर दे पाते, और घर पर आप डांट नहीं सुनते। ऐसे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। वहां समय का ही तो गेम है पूरा, है ना। चलिए, तो इस तरह से कई सारी तमाम चीजें आएंगी रास्ते में। हम लोग लिख रहे हैं क्या लिखे? इन जनरल केस, मतलब अब फॉर्मूले में बात करते हैं। चलो अभी समझ जाएंगे सभी, घबराओ मत। इन जनरल केस u है अगर इनिशियल वेलोसिटी, u प्लस at है अगर फाइनल वेलोसिटी, तो ये दोनों लिख देने के बाद, या ऐसे लिख लो, ये दोनों लिख देने के बाद एवरेज वेलोसिटी यानी मिडिल वाला वैल्यू आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों को जोड़ करके बाई 2 कर दो, देखो कितना आता है। करिए जरा अच्छे से। हो गया? यह आएगा u पहला वाला नंबर प्लस u प्लस 80 दूसरा वाला नंबर होल डिवाइडेड बाई 2। क्या बना ये ज्यादा कुछ नहीं, u प्लस 80 बाई 2 ही तो लिखा है। 2u प्लस 80 लिखा है, दोनों को अलग अलग 2 में डिवाइड कर दो, यही आ जाएगा। ये नहीं समझ पाए तो हाथ उठाओ जरा। ठीक है, ये एक ऐसी वेलोसिटी है जिसे मान सकते हैं पूरे t टाइम के लिए कांस्टेंट। ये बात को लिखिए, दिस एवरेज वेलोसिटी, दिस v एवरेज लिख दो, दिस v एवरेज कैन बी कंसिडर्ड, माना जा सकता है कि दिस v एवरेज कैन बी कंसिडर्ड कांस्टेंट, this v average can be considered constant for the time t, for the time t, for the time t, to give correct displacement, to give correct displacement, to give the correct displacement। इसी वेलोसिटी को माना जा सकता है पूरे समय के अंतराल के दौरान कांस्टेंट, ताकि सच में एक बार में सही डिस्प्लेसमेंट निकल जाए टी टाइम के दौरान। तो ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये, लेकिन एक ऐसा वेलोसिटी है जो कि पूरे समय के लिए है कांस्टेंट। तो इसको टी से गुना करके आ जाएगा, क्या बोलो? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर लिख लीजिए सो S इक्वल्स टू, ठीक है, S मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, याद रखना S मतलब डिस्प्लेसमेंट है। ये कैसे निकलेगा? इस एवरेज वेलोसिटी को t से गुना करके। क्या बना हमारे पास? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझाने का जरूरत नहीं है, यहां पर प्रत्येक सिंबल का मतलब क्या है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब बोलो टाइम, s क्या है लेकिन डिस्प्लेसमेंट। तो सवाल में जो मैं दिया हूं आपको कि 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताइए, दिया था। जरा सभी यही काम करेंगे, सभी यही काम करेंगे, 10 सेकंड में देखेंगे कि यह फॉर्मूले से सही आंसर आ रहा है कि नहीं। 10-15 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं, जो लोग नहीं किए हुए हैं बिल्कुल करके देखिए इस फॉर्मूले से सही आंसर आ रहा है कि नहीं, बताएं।
ठीक है, बैठिए। मुझे एवरेज वेलोसिटी शब्द के बजाय मुझे मिडिल वाला वेलोसिटी बोलना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 टॉपिक्स को ऐड कर रहे थे ना, तो मिडिल वाला जो भी वैल्यू था उसको मान लिए सब जगह फिक्स है, तो ठीक वैसे ही मिडिल वाला वेलोसिटी को हम लोग उठा के मान लिए हैं पूरे के लिए फिक्स है। लेकिन वो मिडिल वाला वैल्यू एवरेज हो भी सकता है कई बार एवरेज नहीं भी हो सकता। इस बार वो एवरेज है, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि इसमें भी कई बार हो या ना हो? नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं होता है। ठीक है, देखो भाई, किसी का सवाल ये है, सवाल को ध्यान से सुने सभी। किसी का सवाल यह है कि क्या हम लोग हर बार ठीक बीच वाले वैल्यू को मान सकते हैं क्या कांस्टेंट है? चलो करके देख लेते हैं। मान लो पहले आदमी के पास 1 स्क्वायर टॉफी है, कितना टॉफी हुआ? 1। दूसरे के पास 2 स्क्वायर टॉफी है, तीसरे के पास 3 स्क्वायर टॉफी, चौथे के पास 4 स्क्वायर टॉफी, पांचवें के पास 25 टॉफी। समझे कैसा वेरिएशन है? क्या मैं ऐसा मान सकता हूं सबके पास 3 स्क्वायर टॉफी है? इस बार काम नहीं करेगा। मिडिल वाला जो लिखा हुआ चीज है वही एवरेज होगा हर बार, गारंटी नहीं है, लेकिन इस स्पेशल केस के लिए काम कर जाता है। जैसे जैसे थोड़े और बड़े होंगे हम लोग अलग अलग तरह के सवाल करेंगे, ये थोड़ी सी कठिन बात है जो कि हम लोग समझ जाएंगे। ठीक, मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूं कि मिडिल वाला वैल्यू ही एवरेज होगा, गारंटी है क्या? नहीं, हो सकता है नहीं भी हो एवरेज वैल्यू, लेकिन इस स्पेशल केस के लिए जिसमें लगातार एक फिक्स रेट से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, असल में क्या है ना, यहां पर 3 से बढ़ोतरी हुई लेकिन यहां पर 5 से बढ़ोतरी हुई, तो बार बार बराबर नहीं बढ़ रहा, लेकिन 1 2 3 4 5 में बार बार 1 से बढ़ रहा। तो जब जब बढ़ोतरी बराबर बराबर हो रहा होगा, आप मिडिल वैल्यू को एवरेज मान सकते हैं। या अभी नहीं समझ में आए, घबराओ मत, जितना समझ में आया बहुत है। कर लिया सभी? समझ में भी आ गया क्या? क्या है फॉर्मूला? 2 फॉर्मूला सीख गए अभी तक। B इक्वल्स टू बोलो U प्लस 18, लेकिन S इक्वल्स टू, अच्छा इस डिस्प्लेसमेंट को ना अक्सर किताबों में x भी लिखा जाता है, तो घबराइएगा मत। चलो ऐसे ही बातचीत कर रहा हूं, dx by dt करके देखते हैं इस फॉर्मूले से, लिखने का जरूरत नहीं, x लिखा हुआ है तो dx by dt तो करना हमारा कर्तव्य बनता है। जब कभी x इस तरह से फॉर्मूले में लिखा हुआ मिले तुरंत कर दो dx by dt, क्योंकि ज्यादातर पूछा जा रहा होगा। देखिए तो ut का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में u, और हाफ a को कांस्टेंट मानेंगे, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 2 कट गया, क्या बचा? ये तो यही लिखा हुआ है, सब कुछ ठीक है, मशीन काम कर रहा है कि नहीं? सब तरफ से देख लिया, सब कुछ ठीक है, और ऐसे भी रटा हुआ था, ये पहले से 9th से सीखे हुए। आगे बढ़े, लिखो नया सवाल। A particle starts from rest. A particle starts from rest. इसका क्या मतलब हुआ? शुरुआत में पार्टिकल का वेलोसिटी बोलो, शुरुआत में ठहरा हुआ था पार्टिकल with constant acceleration. A particle starts from rest with constant acceleration. A particle starts from rest with constant acceleration. अच्छा, अब ये नहीं चलेगा कि सर समझ में नहीं आया, लगा देंगे आप फॉर्मूला, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। समझ में आ रहा हो तो ठीक है, जैसे कर रहे हैं करो, लेकिन ये नहीं चलेगा कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अब सबसे होना है क्वेश्चन सॉल्व। 2 ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, कोई तीसरा फॉर्मूला नहीं है, बस यही 2 फॉर्मूला, इससे हर क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग।
फाइंड रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब होता है अनुपात, फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ find ratio of displacement in first second, find the ratio of displacement in first second to TO2 displacement in नेक्स्ट सेकेंड, जो तुमको समझ में आ रहा है तो जब मैं पूछूंगा तब आपको जवाब देना है। उससे पहले सवाल कर लेते हो तो मान लेना गलत है, ताकि अगर सच में गलत हो तो सही हो जाए। जो समझ में आ रहा है तब पहले सेकंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय दूसरे सेकंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट। कितने कर लिए यहां बताओ? ठीक है, सभी करिए। जिन्होंने कर लिया मान लीजिए गलत है। बच्चों सबसे बड़ा टैलेंट होता है अपने किए हुए काम में गलती ढूंढना और उसे सही करना। इससे बड़ा कोई दूसरा टैलेंट नहीं है। सही आंसर है 1:4। हाथ उठाओ, कितने सही किए? सबका गलत। ठीक से करो। मैं अगर बोल रहा हूं ना कि अपने सॉल्यूशन को गलत मानिए तो बहुत गहरी बात है ये। 1:1 वाले हाथ उठाओ जरा। हाथ ऐसे नहीं उठाते हैं, ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसे हाथ उठाया जाता है। हाँ, गलत है। ढंग से करो। जिसका जो भी आंसर आया हो, भले ही सही हो, आप मानो ना कि गलत है और उसमें गलती ढूंढो। नेक्स्ट सेकंड का मतलब तो समझो। चलिए जरा सोचते हैं कि आखिर हम लोग क्यों बोलते हैं कि 1:2 आएगा, चाहे 1:3 आएगा। आखिर हम लोग क्यों बोलते हैं क्लासरूम में बैठे हुए? ताकि हम लोग अपने आप को इंटेलिजेंट साबित कर सकें अपने दोस्तों के बीच, इसीलिए बोलते हैं ना। आखिर सॉल्व करते हुए बगल वाला सॉल्व कर रहा है और हम लोग क्यों बोलते हैं 1:5 आएगा? क्यों बोलते हैं हम? ताकि हम लोग दोस्तों को बता सकें कि तुमसे इंटेलिजेंट हूं मैं। यही कारण है ना। उसका जरूरत क्या है? आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, चाहे आप लाइव वीडियोस देख रहे हैं, ठीक, आप इंडिपेंडेंट अपने आप को पढ़ाई करता हुआ माने। आपको ना समझ में आए डायरेक्ट पूछिए,
अगर आपको समझ में आ जाए आप बिल्कुल सॉल्व करिए क्वेश्चन को ढंग से। आपस में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर एक आदमी एक गड्ढे को खोदता है 10 मिनट में, दो आदमी मिलकर गड्ढे को खोदेंगे तो 5 मिनट में खुदा जाएगा गड्ढा। एक क्वेश्चन को एक आदमी सॉल्व करता है 10 मिनट में, दो आदमी मिल जाएंगे, कभी नहीं सॉल्व होगा वो। समझो बात को, ठीक है। और दो आदमी मिलकर अगर क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिए तो दोनों को लगेगा कि मैंने सॉल्व किया, जबकि एग्जाम में दोनों में से किसी से नहीं होगा, क्योंकि दूसरा वाला है नहीं ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो जब कभी पढ़ाई करिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर पढ़ाई करिए। जब तक समझ में ना आए आगे मत बढ़िए, ठीक। जब एकदम एग्जाम नजदीक आ जाए तब भले आगे बढ़ जाइए, नहीं समझ में आए फिर भी, क्योंकि कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, बहुत काम रहेगा। लेकिन अभी कम से कम शुरुआत में हर चीज को खुद से समझ के आगे बढ़िए, दोस्तों की मदद से नहीं। खैर, मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं फर्स्ट सेकंड और नेक्स्ट सेकंड का क्या मतलब है। चाहे सॉल्व हुआ चाहे नहीं सॉल्व हुआ, सभी इधर ध्यान दो। अगर मैं बोलूं पहला दिन और अगला दिन, इसका मतलब यह है क्या कि एक दिन और 2 दिन? पहला दिन मतलब फर्स्ट वाला डे, और नेक्स्ट वाला डे मतलब दूसरा वाला दिन। एक है 25 तारीख तो दूसरा है 26 तारीख, है ना। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट सेकंड का मतलब है t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और अगले सेकंड का मतलब है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक। तो क्या इस टाइम इंटरवल के लिए t का वैल्यू 2 मान लोगे फॉर्मूले में? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में t का वैल्यू सेकंड वाली यहां से यहां तक पता करना है डिस्प्लेसमेंट, t का वैल्यू 1 ही मानेंगे। 1 मिनट और दे रहा हूं, अगर तुमको लगता है सही कर सकते हो तो कर लो, अपने बेस्ट पर रहो और ऐसे बिहेव करो जैसे सच में एग्जाम में बैठे हो। कितना आंसर कैसे निकाले? टी का वैल्यू यहां क्या रखेंगे और यहां पर टी का वैल्यू क्या रखेंगे? नहीं बचा। ऐसे इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में t का मतलब टाइम नहीं होता है, t का मतलब टाइम इंटरवल होता है। जिस समय के अंतराल के दौरान आप अपनी आंखों को खुला रखें पार्टिकल को देखते हुए। चलो, ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए तुम लोगों को। कई बच्चों को लग रहा होगा पहले ही दिन आए हैं, सर छोड़ ही नहीं रहे, कैसे कहें कि जाना है घर। भूख लगा होगा आपको? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 3 घंटे का तो एग्जाम भी रहता है, तो 3 से 6 तो डिफॉल्ट है। 15 मिनट का बीच में ब्रेक दिया तो 6:15 तक जाएगा। उससे भी ज्यादा हो गया क्या? कितने थक गए? हाथ उठाओ। चलिए, हाथ उठाने का ताकत है ना, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो, ज्ञान भरी बातें। तुमको यकीन नहीं होगा मैं अभी क्या बोलूंगा, तुमको एकदम लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन तुमको 4-5 साल बाद समझ में आएगा ये बात। पढ़ने से कोई थक नहीं सकता। It is impossible to get tired from studies. Impossible है पढ़ने से थकना। आप अगर एकदम गौर करोगे, एकदम ध्यान से सोचोगे कि क्यों हमारे अंदर थकान आती है, आप पढ़ रहे होते हो, उसके बाद
कोई दरवाजा नॉक कर देता है, आप उठते हो, जाते हो, खोलते हो दरवाजा, उसके बाद मान लो दूध लेने के लिए तुम गए, दूध ले लिए और उसके बाद फिर दोबारा से बैठे पढ़ने के लिए। अब तुम्हारे दिमाग को सोचने का मौका मिल गया है कि हमारे पास थकने का ऑप्शन है, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि अब थक गए, अब थोड़ी देर बाद करेंगे, या फिर आप पढ़ते पढ़ते कॉपी के अंतिम पेज में कुछ डिजाइन बनाने लगे। पढ़ाई से आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपके दिमाग को सोचने का मौका मिल जाएगा कि हम तो थक चुके हैं, हमारे पास थकने का एक ऑप्शन है, हम पढ़ाई में ब्रेक ले सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि जब तुम पढ़ रहे थे तुम्हारे पास सोचने का मौका कैसे मिल गया तुमको कि तुम थके हुए हो, ठीक है। पढ़ते पढ़ते कोई नहीं थक सकता, ये एक फैक्ट है। जो बनारस के बेस्ट डॉक्टर्स होंगे जाके उनसे पूछो कि वो जब पढ़ाई किया करते थे, जैसे सुनने में लगता है ना 12 घंटा पढ़ रहे थे, वो लगता है बहुत बड़ी चीज है 12 घंटा पढ़ना। कुछ नहीं है 12 घंटे पढ़ना, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो, ठीक। लगातार अगर आप चीजों को समझ करके, लगातार आप खुद से क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर रहे हो, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को हटा करके, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन, कई पुराने लोगों के लिए टीवी हुआ करता था डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, या फिर दोस्त वगैरह। अगर आप हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से अलग होकर के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भूख प्यास सब खत्म हो जाता है भाई, भूख का एहसास भी नहीं होता। और यही सही तरीका होता है पढ़ाई करने का। अगर आपने जरा सा भी सोचा कि आप थक सकते हैं या फिर ब्रेक ले सकते हैं, मतलब आप उस वक्त जब सोचे ना ब्रेक ले सकते हैं, उस वक्त तो आप नहीं पढ़ रहे थे। हाँ, सबके लिए आपके सामने किताब भले खुला हुआ था, लेकिन सच में मुझे पता है कि आप पढ़ नहीं रहे थे उसको। पढ़ा मैं भी हूं, मुझे भी पता रहता है कि कब पढ़ रहे होते हैं, कब नहीं पढ़ रहे होते, ठीक। दिमाग में ये चल रहा होता है कि फेसबुक पर कुछ लिखा हूं, कमेंट आया होगा क्या, ठीक। तो पढ़ाई बहुत बड़ी तपस्या है और बहुत ज्यादा फोकस का काम है, और इस हाईएस्ट लेवल के फोकस में, हाईएस्ट लेवल के मेडिटेशन में कोई थक जाए ऐसा नहीं हो सकता। तुम खुद सोचो, कभी ऐसा होता है क्या कि जो तुम्हारा फेवरेट काम है करने का, किसी के लिए गेम खेलना हो सकता है, किसी के लिए बाहर में क्रिकेट खेलना हो सकता है, किसी के लिए घूमना हो सकता है ना। तुम जब गेम खेल रहे होते हो, मान लेते हैं मोबाइल फोन का गेम खेलना तुम्हारा फेवरेट काम है, मान लेते हैं, तुम गेम खेलते रह जाओगे 4-5 घंटे तक, बिना दिमाग को ये बोले हुए कि ब्रेक लेते हैं यार थोड़ा सा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम सोचते ही नहीं हो कुछ और जब गेम खेल रहे होते हो, या किसी के लिए कोई फेवरेट मूवी आ रही है, उस फेवरेट मूवी को अगर आप देख रहे हैं तो लगातार चूंकि वो मूवी देख रहे हैं आप, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता है कि चलो थोड़ा देर ब्रेक ले लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? वही काम पढ़ाई के साथ भी अगर आप करेंगे। अच्छा, मम्मी पापा तो बोलेंगे कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो, वो तो बोलेंगे कि रात बहुत हो गई है अब सो जाओ, लेकिन जब रैंक नहीं आएगा ना, सबसे पहले वही बोलेंगे कि कोई बात नहीं। लेकिन कोई बात कैसे नहीं है, रैंक लाना है हमें। समझ रहे हो मैं किस लेवल की पढ़ाई की बात कर रहा हूं? तो चलिए यहीं पर मैं आपको छोड़ रहा हूं, आपके चेहरे को देखते हुए। सही आंसर जानना है क्या? 1:3 वाले हाथ उठाओ, यही सही है। 1:3 सही जवाब है। अगली क्लास की शुरुआत हम लोग ठीक यहीं से करेंगे, और अगले क्लास में और ज्यादा स्पीड रहेगी हमारी, और सभी जरा पढ़ के आइएगा। एक मिनट, अरे 1 मिनट और सुन लो।
एक मिनट और सुन लीजिए, मुझे और भी कई काम कहा गया था करने को। सुनो ध्यान से, एक आईडी कार्ड का फॉर्म है, कितने बच्चों को मिला हुआ है पहले से? अच्छा, कितने बच्चों को नहीं मिला हुआ है? ठीक, जरा मेरी मदद कर दो। कितने बच्चों को नहीं मिला हुआ है? जब ये नजदीक आएगा हाथ उठाना, ये दे दो। मेरी नेक्स्ट क्लास कब है? मंडे को है, पहली क्लास 3 बजे से। ठीक, कुछ बच्चों को पहले से असाइनमेंट मिला हुआ है, 3 असाइनमेंट मिला हुआ है। हम लोगों का कुल मिला के एक व्हाट्सएप ग्रुप है, लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग। उस ग्रुप में मैं आपको असाइनमेंट्स दिया करता हूं। ठीक, तो मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूं यहां पर, आप मुझे मैसेज करिएगा कि सर मैं अभ्युदय प्रोग्राम में हूं, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए। प्लीज लिखोगे तभी करूंगा। अपना नाम भी लिख दीजिएगा। और 3 असाइनमेंट्स हैं, तीनों असाइनमेंट्स को आपको कंप्लीट करना होगा।